Hello students, welcome all of you to YouTube channel फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ठोसों के यांत्रिक गुण का पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके टॉपिक्स हैं हुक्स लॉ, स्ट्रेस सस्टेन कर्व, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स एंड इलास्टोमर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। हुक वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और उन्होंने स्प्रिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके आधार पर उन्होंने एक लॉ दिया, एक नियम दिया, जिसके अनुसार विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन इसके लिए, इस रूल के लिए एक कंडीशन है कि स्ट्रेस का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए। मतलब जिस बॉडी को का डिफॉर्मेशन हो रहा है, जिस बॉडी को सपोज करते हैं वायर को उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे इलोंगेट कर रहे हैं, उसकी लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, सपोज किया जाए, तो उस बॉडी के उस वायर के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है, जिसे स्ट्रेस कहा जाता है, उसका वैल्यू स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए हुक्स लॉ ओबे होता है और उस सिचुएशन में हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दैट इज स्ट्रेस वैरीज एज स्ट्रेन। ये वैरीज एज साइन है प्रोपोर्शनलिटी का। तो स्ट्रेस वैरीज एज स्ट्रेन और स्ट्रेस इक्वल्स टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, से इट कैपिटल ई इनटू स्ट्रेन। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल ई का यूज कर स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, वेयर कैपिटल ई इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो एंड दिस इज हुक्स लॉ। स्ट्रेस इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देयरफॉर कैपिटल ई इक्वल्स टू विच इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। कैपिटल ई सिंबल जो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, समानुपाती नियतांक है। तो कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज कैपिटल ई। स्ट्रेस तथा स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट होता है और वह कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? कैपिटल ई के, जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, प्रत्यास्था गुणांक। अब इसका कैपिटल ई का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हम यूनिट लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और स्ट्रेन क्या होता है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। स्ट्रेन का न तो कोई यूनिट होता है, न ही कोई डायमेंशन होता है। डायमेंशनलेस है m0 अंडर ब्रैकेट m0 L0 T0, और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही यूनिट हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल डिनोटेड बाई सिंबल कैपिटल P स्मॉल ए PA। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस सस्टेन कर्व। जब किसी बॉडी को सपोज किया जाए कोई वायर है और उसको लोड के द्वारा, भार के द्वारा या एक्सटर्नल फोर्स जिसे रिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है, अप्लाई कर उसे खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है उस वायर को रिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा,
बाहरी बल के द्वारा, तो यह देखा जाता है कि जब फोर्स का वैल्यू स्मॉल होता है, जब फोर्स का वैल्यू स्मॉल होगा तो स्ट्रेस का वैल्यू भी स्मॉल होगा, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो स्मॉल फोर्स के लिए या स्मॉल स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ेगा तो स्ट्रेन का वैल्यू भी डायरेक्टली उसी प्रोपोर्शनल में, उसी अनुपात में बढ़ता है। और तब हमें स्ट्रेस सस्टेन का जो स्ट्रेस सस्टेन ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, ओ से, वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ से ए तक। और इस रीजन को, ओ ए रीजन को, जिसमें कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, जिस रेशियो में स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगा। मतलब वह वायर स्ट्रेस के अनुसार वह वायर इलोंगेट होगा, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। और उस रीजन को दिखाया गया है किसके द्वारा, ओए रीजन के द्वारा, जो कि प्रोपोर्शनल रीजन है। जो प्रोपोर्शनल रीजन है, समानुपातिक क्षेत्र है, कहाँ तक, ओ से ए तक। और ए जो पॉइंट है उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, समानुपाती सीमा। और ओए रीजन को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन रीजन, प्रोपोर्शन रीजन, समानुपातिक क्षेत्र, प्रोपोर्शन रीजन। अब ए पॉइंट के आगे, अब यहां तक ओए रीजन में, जो कि प्रोपोर्शनल रीजन है, इसमें हुक्स लॉ भी ओबे होगा, जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि स्मॉल स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस सस्टेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो ओए रीजन में हुक्स लॉ ओबे होगा। लेकिन ओए रीजन ए पॉइंट के बाद हुक्स लॉ, अब जो कर्व है, स्ट्रेस सस्टेन जो ग्राफ है, उसमें अब कर्व ऑब्टेन होता है। मतलब ए बी रीजन, और ए बी रीजन के बाद भी ए सी पॉइंट है, चाहे ए डी रीजन या ई तक भी, तो ये सभी अब कर्व है। कब, अब इसके आगे, ए पॉइंट के आगे कर्व ऑब्टेन होता है। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं है किस रीजन में, ए पॉइंट के बाद, ए से लेकर के ई तक। इस पूरे इंटायर जो कर्व पार्ट है, ए पॉइंट को आगे का, ए पॉइंट के आगे का, वो ए तक तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। लेकिन इसके बाद जो कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, ए है, ए के बाद बी है, सी है, डी है, ये सभी कर्व पर ही रिप्रेजेंट है, कर्व पर ही, ये सभी पॉइंट कर्व पर ही रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो कहने का मतलब ए पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। लेकिन जब ए पॉइंट के बाद स्ट्रेस और बढ़ाया जाता है तो स्ट्रेन भी, स्ट्रेन चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेन लिया गया है, और स्ट्रेन को वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया गया है। स्ट्रेन को वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन तो बढ़ रहा है, मतलब ये बी से सी की ओर जा रहा है, मतलब स्ट्रेन के डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये कर्व अब टेंड कर रहा है, अग्रसर है। तो ए के बाद, मतलब ए पॉइंट के बाद, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन भी बढ़ता है, लेकिन अब लिनियरिटी नहीं है। अब कर्व एक स्मॉल, अब कर्व ऑब्टेन होता है इसके आगे, ए पॉइंट के आगे। तो उस पर कोई पॉइंट बी है जहाँ पर कि, जहाँ तक उस बॉडी में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी, प्रत्यास्थता का गुण मौजूद रहेगा, ए बी तक, और इसे यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। मतलब पॉइंट बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इलास्टिक लिमिट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है किसी बॉडी पर, यहाँ तो हमने बॉडी वायर लिया है, तो उस पर अप्लाई किया जाने वाला मैक्सिमम स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक उस बॉडी में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी मौजूद रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। मतलब उस, ये इलास्टिक लिमिट के से कम, मतलब इलास्टिक लिमिट से कम स्ट्रेस के लिए बॉडी में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी रहेगा। बॉडी अगर लोड हटा लिया जाए, वायर से लोड हटा लिया जाए, जिस फोर्स से, जिस डिफॉर्मिंग फोर्स से वायर को इलोंगेट किया जा रहा है, वह फोर्स हटा लिया जाए तो बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट आएगा। कहाँ तक, बी पॉइंट तक। तो इसलिए बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। जो इलास्टिक लिमिट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस है, above which the body becomes plastic and below which the body regains its original shape. The body exhibits elasticity below point B and above point B it becomes plastic. तो बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहा जाता है और इलास्टिक लिमिट कहा जाता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है। और बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को
डिनोट हम कर सकते हैं इसे सिग्मा वाई से या एस वाई से। सपोज करते हैं सिग्मा वाई, और इसको क्या कहा जाता है? सिग्मा वाई दैट इज अ स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट एंड इट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा वाई को क्या कहा जाता है? यील्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा वाई क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा वाई और एस वाई से भी डिनोट किया जा सकता है। ये यील्ड स्ट्रेंथ है, इसको यील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है, यील्ड स्ट्रेंथ। पॉइंट ए क्या है इस ग्राफ में? प्रोपोर्शनल लिमिट है। ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट है, समानुपाती सीमा है। और ओए रीजन क्या है? प्रोपोर्शन रीजन है, जिसमें हुक्स लॉ ओबे करता है। बी पॉइंट यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट, और बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को क्या कहा जाता है? यील्ड स्ट्रेंथ, जिसे सिग्मा वाई और एस वाई सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब बी पॉइंट के बाद जब स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ाया जाता है, और यह ऑब्जर्व किया जाता है कि स्ट्रेस के वैल्यू में कम चेंज होने पर भी, स्ट्रेस के वैल्यू में कम इंक्रीज होने पर भी, कम वृद्धि होने के बावजूद मटेरियल में, वायर में, जो मटेरियल हम लोगों ने सपोज किया है, वायर को इलोंगेट किया जा रहा है लोड के द्वारा या डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा, तो यह देखा जाता है कि बी पॉइंट के बाद, मतलब यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट के बाद स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस, मतलब स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस के लिए भी जो स्ट्रेन है वह ज़्यादा हो रहा है। देखिए स्ट्रेन मतलब एक्स एक्सिस, ये कर्व जो है, अब ये कर्व टेंड कर रहा है किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। एक्स एक्सिस से पैरेलल, माने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने का मतलब क्या है? स्ट्रेस का वैल्यू कम भी चेंज हो रहा है बी पॉइंट के बाद, लेकिन स्ट्रेन में ज़्यादा चेंज हो रहा है। और डी पॉइंट एक पॉइंट ऑब्जर्व होता है। डी पॉइंट इस कर्व पर एक डी पॉइंट है जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है। अल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट, सबसे ज़्यादा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है, या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है उसको हम डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस एक्सिस वाई एक्सिस पर, स्ट्रेस एक्सिस कौन है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर के लॉन्ग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है इस कर्व पर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर सपोज किया गया है डी पॉइंट। तो इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा यू से या एस यू से, सिग्मा यू और एस यू। और ये क्या हुआ? सिग्मा यू और एस यू क्या है? सिग्मा यू और एस यू ये कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, उसके संगत। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट कौन है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट डी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है, जिसको डिनोट किया गया है सिग्मा यू, और एस यू से भी डिनोट किया जा सकता है। और ये क्या कहलाता है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इस बीडी रीजन में जिसमें कि बॉडी अब प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, जो कि प्लास्टिक रीजन है, तो इस रीजन में सी एक पॉइंट है, और सी पॉइंट पर अगर हम स्ट्रेस को हटा लें, माने बॉडी जो लोडेड है लोड के द्वारा, वेट के द्वारा, या जो डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर अप्लाई है उसको हटा लें, तो बॉडी अब इसके बाद ओरिजिनल स्टेट में नहीं पहुंच पाता है, अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौट पाता है। मतलब बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। तो सी पॉइंट को अगर हम स्ट्रेन एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इससे अगर ज्वाइन करते हैं एक डॉटेड लाइन से, इसको सी पॉइंट को, इस जो बीडी रीजन है प्लास्टिक रीजन, तो उसके सी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं किससे? स्ट्रेन एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, तो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया कौन? ओ डैश। सपोज करते हैं ओ डैश पॉइंट है, और ओ से, ओ क्या है? ऑरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन जो एक्सिस है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब ओ ए डैश को हम क्या कहेंगे? परमानेंट सेट। ओ ए डैश क्या है? परमानेंट सेट का मतलब क्या है? परमानेंट स्ट्रेन हो गया, सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग परमानेंट स्ट्रेन हो गया। और सी डी जो पोर्शन है इसमें वह बिहेव करेगा कैसा? सी डी पोर्शन अब बिहेव करेगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जैसा। सी डी जो पोर्शन है इसका, वह प्लास्टिक, बीडी रीजन का जो पार्ट सी डी है,
बीडी रीजन में जो पॉइंट सी और डी के बीच का जो रीजन है वह डिफॉर्म करेगा कैसा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। और सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ओ डैश है, सी पॉइंट को ज्वाइन किया गया इस कर्व का, ये स्ट्रेस सस्टेन कर्व के सी पॉइंट को स्ट्रेन एक्सिस एक्स एक्सिस से ज्वाइन करने पर पॉइंट ओ डैश, तो ओ से ओ डैश का जो डिस्टेंस है स्ट्रेन एक्सिस के लॉन्ग, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, इसको परमानेंट सेट। परमानेंट सेट मीन्स परमानेंट स्ट्रेन, अस्थायी विकृति हो गई। परमानेंट मतलब अब बड़ी अपने सी पॉइंट पर जब कर्व ये जब स्ट्रेस का वैल्यू सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया तो कहने का मतलब स्ट्रेन भी अब परमानेंट हो गया। जब स्ट्रेस सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस यहाँ है, यहाँ पर हो सकता है इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अप्लाई करने पर, फोर्स अप्लाई करने पर यूनिट एरिया, बॉडी के वायर के पर यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई करने पर सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अब बॉडी में परमानेंट स्ट्रेन हो गया। मतलब अब बॉडी फोर्स स्ट्रेस हटा लेने के बाद, स्ट्रेस रिमूव करने के बाद बॉडी अपने इनिशियल स्टेट में, ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं लौट पाएगा। तो ओ डैश को हम क्या कहेंगे, सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ओ डैश है उसको स्ट्रेन एक्सिस पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट सेट, दैट इज परमानेंट स्ट्रेन। ओ डैश इज कॉल्ड परमानेंट सेट और परमानेंट स्ट्रेन। परमानेंट स्ट्रेन और कुछ नहीं बल्कि परमानेंट सेट और कुछ नहीं बल्कि परमानेंट स्ट्रेन है, परमानेंट स्ट्रेन। अब डी पॉइंट पर जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है, अब इसके आगे हमको स्ट्रेस अब बढ़ाना नहीं है। स्ट्रेस अब नहीं भी बढ़ाया जाएगा तो वायर इतना इलोंगेट हो चुका है कि वह फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा, तरल की तरफ फ्लो करेगा। और अगर स्ट्रेस का वैल्यू घटाया जाए तो पर भी स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ेगा। स्ट्रेस का वैल्यू कम करने पर अब नीचे की ओर जा रही है, यहाँ से डी पॉइंट के आगे यह कर्व अब नीचे की ओर जा रहा है। क्या मतलब है कि स्ट्रेस का वैल्यू अब अगर कम कर दिया जाए या बहुत स्मॉल स्ट्रेस भी अप्लाई किया जाए या स्ट्रेस नहीं भी अप्लाई किया जाए तो पर भी उसमें बॉडी फ्लो करेगा फ्लूइड की तरह, स्ट्रेन होगा। और ई पॉइंट पर जाकर क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट। ई पॉइंट इज द ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट है। ई पॉइंट पर जाकर के वायर ब्रेक कर जाएगा, वह बॉडी ब्रेक कर जाएगा। सो ई इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। और इस पॉइंट ई जो कि फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। तो यह स्ट्रेस सस्टेन कर्व के बारे में यह डिस्कशन हुआ। ई क्या है, कैपिटल ई, राइट डाउन, ई इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। अब इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स। सॉलिड मटेरियल्स को, ठोस पदार्थों को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 डक्टाइल मटेरियल्स, तन्य पदार्थ, एंड नंबर 2 ब्रिटल मटेरियल्स, भंगुर पदार्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डक्टाइल मटेरियल्स, और इन दोनों को, डक्टाइल तथा ब्रिटल मटेरियल्स को हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के आधार पर, जिसको हमने अभी डिस्कस किया स्ट्रेन कर्व में, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के आधार पर सी पॉइंट के बाद का जो रीजन है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन है, तो उसके आधार पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल्स को पहले डिफाइन कर लें। डक्टाइल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स whose plastic deformation is very large between ultimate strength point and fracture point. It is very large. इसलिए किसी डक्टाइल मटेरियल को टूटने के पहले, मतलब फ्रैक्चर पॉइंट आने के पहले, उसमें स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसे इलोंगेट खींचा जा सकता है काफ़ी लंबे वायर के रूप में, या काफ़ी लंबाई तक उसे काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डी पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट के, फ्रैक्चर पॉइंट ई के बीच में काफ़ी अधिक है।
इसलिए वैसे पदार्थ को, वैसे सब्सटेंस को, वैसे सॉलिड मटेरियल को हम काफ़ी अधिक लंबाई तक खींच सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं, माने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रैक्चर होने के पहले। तो डक्टाइल मटेरियल, राइट डाउन डक्टाइल मटेरियल्स का डिफिनीशन, दोज मटेरियल्स having large plastic, very large plastic deformation between the ultimate strength point capital D on the strain curve and fracture point E। मतलब D जो रीजन है, इसका D जो रीजन है, ये लार्ज होगा, अधिक, ये काफ़ी वाइड होगा। So those materials having large plastic deformation region between point D and E, that is ultimate strength point and fracture point, between the ultimate strength point capital D and fracture point capital E, are called ductile materials, इसका मतलब यह हुआ कि डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व का जो पॉइंट डी है कर्व पर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, तो उसके आगे भी स्ट्रेस अप्लाई करके उस मटेरियल, वैसे मटेरियल को, डक्टाइल मटेरियल्स को स्ट्रेच करने के बाद वह जल्दी ब्रेक नहीं करते हैं। मतलब उनका डी जो रीजन है, डी और ब्रेकिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में, वह पोर्शन लार्ज है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने के बाद, बहुत ज़्यादा इलोंगेट करने के बाद वह वैसे मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल ब्रेक हो पाते हैं, फ्रैक्चर हो पाते हैं। तो ऐसे मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल्स कहा जाता है। और एग्जाम्पल्स में डक्टाइल मटेरियल्स में जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। गोल्ड भी मैलेबल होता है, इसे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में गोल्ड का यूज किया गया था। एटमिक नंबर भी हाई होता है गोल्ड का। तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ETC आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। और इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के कारण, मतलब इनका चूंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट डी एंड फ्रैक्चर पॉइंट ई काफ़ी लार्ज होता है, तो वह रीजन, तो इसके कारण ही इन सभी मटेरियल का, मतलब जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, इसका ट्रांसमिशन वायर के रूप में भी कंस्ट्रक्ट करने में यूज किया जाता है, क्योंकि इसे खींचा जा सकता है। काफ़ी लंबाई तक खींचने पर भी ये टूटते नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट होने पर भी। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण इनके वायर्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, जिसका उपयोग यूज ट्रांसमिशन लाइन में, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स में भी किया जाता है। अब सेकेंड टाइप का जो मटेरियल है उसे कहा जाता है ब्रिटल मटेरियल। और निश्चित रूप से ब्रिटल को हिंदी में भंगुर पदार्थ कहा जाता है। भंगुर का मतलब है कि जो जल्दी टूट जाए, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट अचीव करने के बाद, ऑब्टेन करने के बाद, जो कि डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वह क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से थोड़ा भी ज़्यादा स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट डी है स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व पर, तो वैसे मटेरियल्स, मतलब ब्रिटल मटेरियल्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। तो इनका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन है, या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिटवीन रीजन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट डी और फ्रैक्चर पॉइंट टी के बीच में बहुत ही स्मॉल होता है। तो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। तो ब्रिटल मटेरियल्स आर, राइट डाउन, दोज मटेरियल्स whose plastic deformation between ultimate strength point D and fracture point T, between points D and E, that is ultimate strength point D and fracture point T, points D and E is very small, are called
brittle materials are called brittle materials. Brittle materials. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन बहुत स्मॉल है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और ई पॉइंट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू, अगर थोड़ा भी वैल्यू स्ट्रेस का ज़्यादा किया जाए तो उसके बाद वैसे मटेरियल तुरंत ब्रेक कर जाते हैं, इमीडिएटली ब्रेक कर जाते हैं। तो फ्रैक्चर पॉइंट और डी मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट दोनों काफ़ी क्लोज होता है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। तो ये ब्रिटल मटेरियल्स का डिफिनेशन हो गया कि दोज मटेरियल्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट डी एंड फ्रैक्चर पॉइंट इज वेरी स्मॉल आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स, एंड these materials that is brittle materials are broken immediately if the stress applied on it above the ultimate yield strength. If the stress applied on a material is just beyond this limit, that is this stress, particular stress which is ultimate tensile strength, then that material is broken. So the point D and E are very close for brittle materials. अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट काफ़ी नज़दीक होता है। और एग्जाम्पल्स इसका ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल होगा जैसे कि ग्लास है, बोन्स है, etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स। ग्लास शीशा, एग्जाम्पल्स ब्रिटल मटेरियल्स का ग्लास, बोन्स, etc। इन लास्ट वी हैव टू डिस्कस इलास्टोमर्स। इस वीडियो के अंत में हम लोग इलास्टोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर इलास्टोमर्स? द आंसर इज elastomers are those materials which can be elongated to produce very large strains without breaking। elastomers वैसे materials हैं जो बिना टूटे हुए, बिना ब्रेक किए हुए काफ़ी अधिक इलोंगेट किए जा सकते हैं, काफ़ी अधिक लंबाई तक खींचे जा सकते हैं, अर्थात काफ़ी अधिक स्ट्रेन इलास्टोमर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद इलास्टोमर्स अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में शीघ्र ही लौट आते हैं, जल्द ही लौट आते हैं। इलास्टोमर्स रिगेन देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल्स तो काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में भी है, जैसे रबड़ है, रबड़ का यूज काफ़ी है हमारे डेली लाइफ में। तो रबर इलास्टोमर्स का एक बहुत ही अच्छा गुड एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे शरीर मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर है, टिश्यू ऑफ एओरोटा, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हार्ट से ब्लड का सप्लाई करता है। तो टिश्यू ऑफ एओरोटा इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा इलास्टोमर्स के लिए? क्या इलास्टोमर्स हुक्स लॉ का ओबे करते हैं? आंसर होगा नहीं। इलास्टोमर्स डू नॉट ओबे हुक्स लॉ,
बिकॉज क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टोमर्स से एरोटा एंड रबर, इन बोथ कर्व्स स्ट्रेस is not directly proportional to a strain. In both curves, we get, in both graphs, we get curves instead of a straight line. एरोटा का और रबर का दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन प्रतिबल विकृति ग्राफ में, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि स्ट्रेस को बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर स्ट्रेन तो इंक्रीज करता है, लेकिन नॉट लिनियरली, रेखीय ढंग से नहीं। तो इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ एरोटा के लिए भी और यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रबर के लिए भी, दोनों में क्या है? स्ट्रेट लाइन के बदले में कर्व है। देयरफॉर इलास्टोमर्स डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। तो फिगर 2 में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एरोटा को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें कि जिसे ओए कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या ग्राफ एरोटा के लिए एक कर्व है, ओए कर्व, जो कि पैराबोलिक कर्व है। पैराबोला का जो शेप होता है उस जैसा ओए ये कर्व है, जो कि यह तो इंडिकेट करता है कि स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नॉट डायरेक्टली। बाई इंक्रीजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन ऑल्सो इंक्रीजेज, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई द पैराबोलिक कर्व ओए। स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस वाइल स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। स्ट्रेस को वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि स्ट्रेन को एक्स एक्सिस के अलोंग इस फिगर 2 में, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है एरोटा के लिए। एरोटा के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। और फिगर 3 में रिप्रेजेंट किया गया है, फिगर 3 रिप्रेजेंट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रबर। फिगर 3 रबर के लिए, जो कि एक और इलास्टोमर का बहुत ही गुड एग्जाम्पल है, तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि थोड़ा सा नेचर अलग है। ये पैराबोलिक नहीं है, ये जिगजैग कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा कर्व है। कहीं थोड़ा सा कनकेव शेप का है, कहीं डिप्रेशन है कर्व में, कहीं एलिवेशन है, कहीं क्रेस्ट है, कहीं ट्रॉ है, तो थ्रू आउट इस कर्व में। लेकिन दिस कर्व इज नॉट लीनियर। लेकिन यह ग्राफ भी, रबर के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ लीनियर नहीं है, बल्कि कर्व है। लेकिन दोनों कर्व में थोड़ा दोनों कर्व डिफरेंट है, एओर्टा का भी और रबर का भी, जिसको कि रिप्रेजेंट किया गया है फिगर 2 और फिगर 3 में। दोनों कर्व्स में डिफरेंट है, जो कि एकदम क्लियर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो के अंत में इलास्टोमर्स के बारे में। इलास्टोमर्स वैसे मटेरियल्स हैं जिन्हें काफ़ी लंबाई तक खींचा जा सकता है, जिन्हें काफ़ी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके काफ़ी बहुत अधिक स्ट्रेन प्रोवाइड किया जा सकता है, बहुत अधिक विकृति प्रदान की जा सकती है बिना टूटे हुए, बिना ब्रेक किए हुए। तथा फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद इलास्टोमर्स अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, अपने प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। So this video is now completed. Thank you very much.